ऋचा की नई नई शादी हुई है। आज उसका ससुराल में तीसरा दिन है। अभी वो अपने कमरे में बैठी अपने मायके के लोगों को याद ही कर रही थी कि तभी उसकी सास सुमन जी अंदर आई और बोली, बहू सुनो, कल सुबह से तुम रसोई में खाना बनाना और हाँ, अब घर का बाकी काम भी शुरू कर दो। अब बहुत कर लिया, इतने सालों तक तुमने अपने मायके में आराम। अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, इसलिए शादी के बाद हर लड़की को अपने ससुराल की जिम्मेदारी उठा लेनी चाहिए। इसीलिए तो शादी की जाती है। सुमन जी ने अपनी नई बहू ऋचा को रसोई की बागडोर संभालने के लिए कहा। ऋचा, जो कि बेड के किनारे पर खिड़की की तरफ मुंह करके बैठी थी, अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। वो अपनी सास की अचानक से ऐसी बात सुनकर चौंक गई और फिर ऋचा ने पीछे मुड़कर देखा और बोली, ठीक है मम्मी जी, मुझे बता दीजिए क्या बनेगा कल, मैं सुबह बना दूंगी। हाँ हाँ ठीक है बहू, कल सुबह से तुमको रसोई के काम शुरू करने हैं। देखो, नाश्ते में तुम सबसे पहले पोहा बना लेना और दोपहर के लिए राजमा भिगो कर रख देना, अभी रात को ही। दोपहर तक वो बहुत अच्छे से भीगकर फूल जाएंगे, तो दोपहर में राजमा चावल और रोटी बनाना। और हाँ, साथ में ही थोड़ा आंवला मिर्च भी छौंक लेना, तुम्हारे ससुर जी को बहुत पसंद है। सुमन जी ने इतना कहा और फिर वो अपने कमरे में चली गई। अगले दिन ऋचा सुबह सुबह जल्दी उठी और उसने सास के कहे अनुसार पूरे घर का काम निपटाया और फिर नाश्ता बनाने जाने लगी। तभी ऋचा की ननद दीपा, जो कि अभी तक मायके में रुकी हुई थी, वो बोली, भाभी नाश्ता बनाने जा रही हो? तो नाश्ते में क्या बनाओगी? दीदी, मैं पोहा बना रही हूँ। लेकिन ये सुनकर दीपा गुस्से में बोली, मैं पोहा नहीं खाती भाभी, मेरे लिए पोहा मत बनाना। लेकिन दीदी, मम्मी जी ने तो पोहा बनाने के लिए ही मुझको कहा है। तो दीपा ने कहा, फालतू में अपने मन की बात को मम्मी पर मत थोपो। तब ऋचा ने कहा, नहीं दीदी, कल रात को जब मम्मी कमरे में आई थी तब कहा था, चाहे तो आप उनसे पूछ लो। तो दीपा बोली, मैंने कहा ना, मैं पोहा नहीं खाऊंगी, मुझे नहीं पसंद। तभी सुमन जी आई और बोली, बहू, जब वो कह रही है वो पोहा नहीं खाएगी, तो तू उससे पूछ लेना कि वो क्या खाना चाहती है, वही बना दे उसके लिए। तो ऋचा ने कहा, दीदी आप मुझे बता दो आप क्या खाना चाहती हो, मैं वही बना दूंगी। ये सुनकर दीपा मुंह बनाते हुए बोली, भाभी मुझे तो फ्राइड इडली खानी है। ठीक है दीदी, मैं वही बना देती हूँ। ये कहकर ऋचा जल्दी से रसोई की तरफ जा ही रही थी कि तभी ऋचा के ससुर अनिल जी बोले, पोहा तो मुझसे भी नहीं खाया जाएगा बहू, और हाँ, फ्राइड इडली मुझे अच्छी नहीं लगती, इसलिए एक काम करना बेटा, तुम ना मेरे लिए 2 नमक मिर्च के परांठे ही बना देना, मैं चाय के साथ ही खा लूंगा। तो ऋचा ने कहा, ठीक है पापा जी। तभी ऋचा का पति मोहित कमरे से बाहर निकला और बोला, सुनो, मेरे लिए चाय और बेसन के चीले बना देना, मेरे को फ्राइड इडली और ये परांठे वगैरह नहीं खाने हैं और पोहे मुझे पसंद नहीं है। तभी ऋचा ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, क्या आप सब एक ही नाश्ता नहीं कर सकते? पापा जी की तो चलो मजबूरी है, मुझे समझ में आता है, लेकिन बाकी सब तो एक ही नाश्ता कर सकते हैं ना। तभी सुमन जी ऋचा की तरफ देखते हुए बोली, मुझे कुछ हल्का खाना है बहू, इसीलिए मुझे तो पोहे ही बना देना, मुझे पोहे पसंद है। तभी दीपा गुस्से में बोली, मैंने बता दिया ना कि मुझे पोहे पसंद नहीं है और ना ही मुझे बेसन के चीले पसंद है, तो मुझे तो फ्राइड इडली ही खानी है। अब ऋचा कुछ बोलती उससे पहले ही सुमन जी ने गुस्से से कहा, तेरा क्या जा रहा है बहू सबके लिए नाश्ता बनाने में? अरे अभी से तुझे जोर पड़ने लगा, अभी तो तेरा पहला दिन है और अभी तो तेरी जीवन की नई शुरुआत ही हुई है। उसमें भी देखो किस तरीके से नाटक दिखा रही हो कि सब एक ही नहीं खा सकते क्या? अरे क्यों खाएंगे हम सब एक नाश्ता? मेरी बेटी मायके आई हुई है, ससुराल में तो बनाकर ही खाती है ना वो, और यहाँ क्या वो गर्मा गर्म नहीं खा सकती है? अपने मन का नहीं खा सकती है क्या? तभी ऋचा ने कहा, मम्मी जी बात मन के खाने की नहीं है, आप इस चीज को भी तो समझो, मुझे एक ही टाइम में सबको नाश्ता देना है और वो भी सबके मन पसंद का, अलग अलग तरीके का नाश्ता बनाना है। तभी दीपा उसकी तरफ देखते हुए गुस्से में बोली, अच्छा, बड़ा जोर पड़ रहा है भाभी आपको अभी से ही। अरे इसीलिए तो मेरे भाई ने 4 बर्नर का चूल्हा लाकर रखा है यहाँ पे घर में, जिससे खाना जल्दी बन जाए। अब तुम्हें उस पर भी खाना बनाने में दिक्कत हो रही है क्या? अरे कभी देखा भी है 4 बर्नर का चूल्हा अपने मायके में? ऋचा की शादी का अभी तीसरा ही दिन था, तो उसने बहस करने का कोई फायदा नहीं समझा और वो बोली, ठीक है दीदी, मैं जा रही हूँ बनाने के लिए, सबसे जल्दी पोहा बना सकती हूँ। इसीलिए ऋचा ने सबसे पहले पोहा ही बना लिया।
फिर उसने अपने ससुर जी को नमक और मिर्च के 2 पराठे चाय के साथ बना दिए। इस बीच उसका पति मोहित और ननद दोनों चिल्लाने लगे, हमारा नाश्ता कब आएगा? तो फिर ऋचा ने जल्दी जल्दी एक तरफ इडली चढ़ाई और दूसरी तरफ बेसन का चीला बनाने लगी। ये सब बनाते बनाते अब ऋचा को सुबह के 7 बजे से 9:30 बज गए और जब वो 9:30 बजे खुद अपना नाश्ता लेकर बैठी तो उसकी प्लेट देखकर दीपा बोली, भाभी आप कितना ज्यादा खाती हो? पोहा भी, फ्राइड इडली भी, बेसन का चीला भी, मेरे से तो इतना नहीं खाया जाता। तभी ऋचा मुस्कुराते हुए बोली, अपनी प्लेट की तरफ देखने लगी और बोली, दीदी अब ये सब बन गया है तो क्या करती, खराब होता और आपको देखने में ज्यादा लग रहा है। सब चीज थोड़ी थोड़ी ही तो है, फिर इन्हें फेंक देती तो खाने का अपमान होता। मैंने सोचा इन्हीं को खा लेती हूँ। ऋचा को समझ में आ गया था कि ये घर ऐसा नहीं है, यहाँ मैं चुप रहूंगी तो ये लोग दबाते जाएंगे। उसकी बात सुनकर दीपा मुंह बनाने लगी तो ऋचा ने कहा, दीदी मैंने अपने मन का तो कुछ नहीं बनाया ना, और फिर भी आपकी नजर मेरी प्लेट पर है। तभी दीपा बोली, हाँ हाँ तो बना लेती ना, हमने आपको कब रोका है? हमने मना थोड़ी ही ना किया है आपको, जो इतना सुना रही हो। ऋचा ने अपनी ननद दीपा की तरफ देखा और बोली, दीदी अब अगर आप थोड़ी देर शांत हो जाएं तो मैं नाश्ता कर लूं। इस तरीके से आप मेरे सिर पर बैठी रहेंगी तो मेरे से नाश्ता नहीं हो पाएगा। दीपा ने ऐंठते हुए कहा, हाँ हाँ मैं जा ही रही हूँ, मेरे पास भी कौन सा फालतू टाइम है आपके पास यहाँ बैठने के लिए। मैं तो बस ये कहने आई थी कि जरा पहले दूध गर्म कर दो, मेरे बच्चों को दूध पीना है। ऋचा ने कहा, दीदी दूध तो आप भी गर्म कर सकती हो ना, कितनी सी देर लगेगी उसमें? मैं सुबह 5 बजे से उठी हुई हूँ, मैं थक गई हूँ सुबह से काम करते करते, मुझे भूख भी लग रही है। तो दीपा चिल्लाकर अपनी माँ की तरफ देखते हुए बोली, मम्मी ये कैसी नाजुक परी लेकर आई हो आप? ये तो बिल्कुल पापा की परी है, जरा से काम में ही थक गई। बताओ बच्चों का दूध गर्म करने में भी इसको जोर पड़ रहा है, मना कर रही है अब, और आज तो इसका पहला दिन है और अभी से इसकी ये हालत है। मम्मी अभी से इसके नखरे शुरू हो गए हैं, अभी ये इतनी जुबान लड़ा रही है, सबको पलटकर जवाब दे रही है, तो सोचो आगे क्या करेगी। तभी सुमन जी ने कहा, क्यों री बहू तू दूध गर्म करके नहीं दे सकती क्या मेरी बेटी को? छोटा सा बच्चा है उसका, उससे भी क्या तेरी अभी से दुश्मनी हो गई है? तो ऋचा ने अपनी प्लेट दिखाते हुए कहा, मम्मी जी मैंने अभी नाश्ता खाना शुरू भी नहीं किया है, 10 बजने को आए हैं, मैं सुबह 5 बजे से उठी हुई हूँ, क्या मुझे भूख नहीं लगती? तभी सुमन जी ने कहा, जितनी देर तू बहस करने में लगा रही थी ना, इतनी देर में तो दूध गर्म करके भी ला देती तू, अगर करना चाहती तो। तभी ऋचा ने भी अपनी ननद की तरफ देखा और टेढ़ी नजर बनाते हुए बोली, इतनी देर से दीदी भी तो यहाँ खड़ी हुई है ना माँ जी, और इतनी देर में क्या ये अपने बच्चों का दूध गर्म करके नहीं ला सकती थी? तभी दीपा अपने दोनों गालों पर हाथ रखते हुए बोली, बाबा रे बाबा, मम्मी 2 दिन हुए नहीं घर में आए हुए और इसके तेवर तो देखो, ऐसे कह रही है जैसे हमने इसे नौकर बनाकर रख दिया है घर में। तभी अनिल जी अपने कमरे से निकलकर बाहर आए और बोले, मैंने सब सुन लिया है, बहू की बात गलत थोड़ी ना है, सही तो कह रही है वो कि वो अभी नाश्ता कर रही है। अरे अपने बच्चों का दूध तो तुम भी गर्म कर सकती हो ना दीपा, उसमें कौन सा जोर पड़ जाएगा, कौन सा तुम्हें थकान हो जाएगी, क्यों तुम उस पर इतना जोर डाल रही हो? तभी सुमन जी ने कहा, ला बेटी मुझे बोतल दे, मैं ही दूध गर्म कर देती हूँ, मेरे को तो उनकी चिंता होगी ही। अरे ये मामियाँ होती ही ऐसी हैं, अपने भांजा भांजी इन्हें एक आंख नहीं सुहाते। ऋचा चुपचाप अपना नाश्ता करने बैठ गई, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि कोई उसको क्या कह रहा है और क्या नहीं। उसने मन ही मन सोचा, अगर मैं आज अपना नाश्ता छोड़कर उठ जाती हूँ तो ये लोग मुझे हर रोज परेशान करेंगे। ऐसे ही अभी इन्हें इतना तो पता चल ही गया कि मैं अपना खाना छोड़कर नहीं जाऊंगी, बिल्कुल नहीं उठूंगी। वो मुस्कुराते हुए अपना नाश्ता करने लगी। शाम में जब मोहित आया तो चाय की चुस्की लेते हुए सुमन जी बोली, सुन ले बेटा आज की अपनी पत्नी के करतूत कि उसने क्या किया है। तभी मोहित ने अपने फोन में वीडियो देखते हुए कहा, मम्मी आप ही तो पसंद करके लाई थी ना अपनी बहू को, तो अब आप ही झेलो इसे, मुझसे कुछ मत कहो। तभी दीपा ने मोहित के सर पर एक चपत लगाते हुए कहा, अरे ये कैसी बातें कर रहा है तू, तुझे नहीं कहेंगे तो किसे कहेंगे? अरे वो तेली पत्नी है, तुझे ही तो संभाल कर रखनी पड़ेगी ना। अपनी बहन की बात सुनकर मोहित ने भी उल्टा बहन के सर पर एक चपत जड़ दी और बोला, देखो दीदी, एक तो इस तरीके से मार कर मेरे से बात ना किया करो, और हाँ दूसरी बात यह है कि वो क्या कोई जेवर है
जिसे मैं संभाल कर रखूंगा। देखो दीदी, तुम्हारे अंदर भी सही गलत की समझ है और उसके अंदर भी, और इसीलिए मुझे इन सब बातों से दूर रहना है। मैं तो अभी शादी करना ही नहीं चाह रहा था, पर तुम लोगों ने ही जिद की कि लड़की बहुत गुणी है, बहुत संस्कारी है। अब मुझसे किस बात की शिकायत कर रहे हो तुम दोनों? देखो मम्मी और दीदी, आप दोनों को पहले ही बता देता हूँ, ये सास बहू और ननन भाभी की बातें मेरे तक नहीं आनी चाहिए। अब से आप लोग जानो और वो जाने, मुझे इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं है। मेरा दिमाग खराब मत किया करो। यही मैंने ऋचा से भी पहले दिन ही बोल दिया था कि ये सब घर की लड़ाइयों से मुझे दूर रखना। मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब आप देखो आपको उसे किस तरीके से हैंडल करना है। ये कहते हुए मोहित वहां से उठकर चला गया। मोहित की बातें सुनकर ऋचा रसोई में काम करते करते मुस्कुरा रही थी। उसने सोचा चलो कम से कम हम पति पत्नी में तो इन बातों को लेकर लड़ाई नहीं होगी, क्योंकि ना तो ये मेरे से कुछ कह सकेंगे और ना ही अपनी माँ और बहन से। अब 2-3 दिन ऐसे ही निकल गए। एक रात जब सब खाना खाने बैठे तो दीपा ने अपनी प्लेट की तरफ देखते हुए कहा, ये क्या है भाभी, ये क्या बनाकर रख दिया है आपने आज? अरे मम्मी, कुछ तो खास बनवा लो ना, फिर कुछ दिन बाद तो मुझे अपने ससुराल चले ही जाना है, वहां पर यही सब तो बनेगा ना। ऋचा ये सब सुनने के लिए तैयार थी और उसने सोच भी लिया था कि अगर ऐसा कहा जाएगा तो उसे क्या जवाब देना है। तभी सुमन जी ऋचा की तरफ देखकर आंखें मटकाते हुए बोली, अरे बहू, तो दीपा से पूछ लेना कि उसे क्या खाना है, वही बनाकर ला दे। तो ऋचा ने अपनी सास की तरफ देखा और बोली, मम्मी जी, ये घर एक होटल है क्या, जो यहाँ पर सबकी मर्जी का अलग अलग खाना बनेगा, सबकी मर्जी का अलग अलग नाश्ता बनेगा और बचा हुआ मुझे खाना पड़ेगा? रोज यही चल रहा है यहाँ। और वैसे भी इतना बेकार खाना तो नहीं बनाया है मैंने। दाल चावल बनाए हैं, साथ में दम आलू प्याज है, करेला है, और इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको और दीदी को, बताइए। अच्छा एक बात तो बताओ ना मम्मी जी, सब घर में ऐसा ही खाना बनता है ना? और दीदी, आप भी तो अपने घर में ऐसा ही खाना बनाती हो ना, लेकिन अब यहाँ आने के बाद आपके नखरे बढ़ गए हैं। इतना सुनते ही दीपा गुस्से में उठ खड़ी हुई और बोली, देखो भाभी, मुझसे इतनी जुबान मत चलाना, नहीं तो जुबान खींच लूंगी आपकी। तो ऋचा ने भी अपनी चूड़ी ऊपर की और आंखें निकालते हुए बोली, तो क्या मेरे हाथ पीछे की तरफ लगे हुए हैं दीदी? आप मुझसे जैसी भाषा में बात करोगी वैसी भाषा में आपको जवाब भी मिलेगा। तभी ऋचा के ससुर जी अनिल जी बीच में बोल पड़े, बस करो तुम दोनों, कैसे बिल्लियों की तरह लड़ रही हो। और दीपा सुन, जो बनता है चुपचाप खा लिया कर। अगर तेरी ननद तेरे घर आकर इस तरीके से करेगी जैसे तू पड़ी रहती है, हाथों ही हाथों में तुझे चीज चाहिए, तो तुझे कैसा लगेगा? तभी दीपा ने कहा, पापा जी, मुझे नहीं खाना ये खाना, मैं अपने लिए ऑर्डर करके मंगा लेती हूँ। तभी मोहित जो चुपचाप खाना खा रहा था, ऋचा ने उसकी तरफ देखा और बोली, सुनो जी, जरा जीजा जी को फोन करना तो। मोहित ने पूछा, क्यों, जीजा जी को क्यों फोन करना है? ऋचा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि ये जो खाना छोड़ रही है ना दीदी, इसे कौन खाएगा फिर? ये खाना बर्बाद हो जाएगा, फेंकना पड़ेगा। जीजा जी को बुलाओ, उनकी दावत करते हैं और वो यहीं खाना खाएंगे, क्योंकि दीदी तो बाहर से खाना मंगवाएंगी ना। तभी दीपा ने ऋचा की तरफ आंख निकालते हुए कहा, इन सब के बीच में मेरे पति को लेकर आने की जरूरत नहीं है, समझी? ऋचा ने दीपा की प्लेट की तरफ इशारा करके कहा, तो अपना खाना खाओ, खाना बाहर से ऑर्डर नहीं होगा, और जिस दिन ऑर्डर करके खाने का मन हो ना, उस दिन मुझे पहले ही बता दिया करो, कम से कम खाना वेस्ट तो नहीं होगा। फिर उसके ससुर जी बोले, चलो अब सब अपना अपना खाना खत्म करो। दीपा को ना चाहते हुए भी वो खाना खाना पड़ा। सब खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले गए और ऋचा रसोई साफ करने लग गई। तब अनिल जी ऋचा के पास रसोई में आए और बोले, बेटा, मुझे लगता है इन माँ बेटी को तू ही सुधार कर सीधा करेगी। जो किया तुमने अच्छा किया, बस आगे से कुछ इस तरीके से करना कि घर में किसी को कुछ बुरा भी ना लगे और बात भी संभल जाए। ऋचा ने बर्तन धोते हुए कहा, ठीक है पापा जी, मैं आगे से इस बात का ध्यान रखूंगी। ऋचा ने अपना सारा काम खत्म किया और कमरे में चली गई।
उसने देखा मोहित अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। तभी बेड पर बैठी हुई ऋचा ने पूछा, सुनो, क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ? अगर आप फ्री हो तो। मोहित ने लैपटॉप के कीपैड पर से अपनी उंगलियां चलाते हुए कहा, अगर बात तुम्हारी सास बहू या ननद भाभी से संबंधित है तो मेरे से कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऋचा थोड़ी देर चुप रही, फिर कुछ सोचते हुए बोली, सुनो ना, ये बताओ कि दीदी के ससुराल में कौन कौन है? तो मोहित ने अपना काम करते हुए कहा, दीदी के ससुराल में वैसे तो बहुत लोग हैं, लेकिन सब ऐसे ही हैं, कोई भी तमीज़ का नहीं है, कोई तमीज़ से बात ही नहीं करता, इसीलिए अधिकतर समय दीदी यहीं पर रहती है। तभी ऋचा खुद से बुदबुदाई, मतलब इन्हें हर रोज़ मुझे ही झेलना पड़ेगा। तो मोहित ने पलकें उठाकर ऋचा की तरफ देखा और थोड़ा गुस्से में बोला, मतलब क्या है तुम्हारा, क्या बोल रही हो तुम? तो ऋचा झूठी मुस्कान चेहरे पर लाते हुए बोली, कुछ नहीं, बस खुद से ही बात कर रही थी। वो सोचने लगी, आज तो बस शुरुआत है, आगे आगे न जाने क्या क्या करना पड़ेगा मुझे और क्या क्या करेंगी ये माँ बेटी मेरे साथ। अब मुझे उनके लिए तैयार रहना ही पड़ेगा। कुछ दिन बाद ऋचा ने कपड़े धोने के लिए मशीन लगाई तो दीपा ने भी अपने और अपने बच्चों के बहुत सारे गंदे कपड़े धोने के लिए दे दिए। ऋचा ने भी सारे कपड़े मशीन में डाल दिए क्योंकि वॉशिंग मशीन फुली ऑटोमेटिक थी, तो इसीलिए ऋचा को उससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत तो थी नहीं। लेकिन जब कपड़े धुल गए तो उन्हें छत पर फैलाने की बारी आई। ऋचा ने छत पर अपने साथ दीपा को चलने के लिए कहा कि 4 बाल्टी कपड़े हैं दीदी, चलो हम दोनों जल्दी से सुखा कर आ जाते हैं। तो दीपा बोली, मैं नहीं जाऊंगी छत पर, इतनी तेज धूप है, मुझे टैनिंग हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं जाऊंगी, तुम ही जाओ। ये सुनकर ऋचा ने अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, अच्छा, बहुत खूब कहा आपने, तो आपको टैनिंग हो जाएगी और हमको कुछ नहीं होगा। ये मत भूलो कि आपके भी बहुत सारे कपड़े हैं इसमें, इसलिए चुपचाप मेरे साथ चलो। लेकिन दीपा थी जिद की पक्की, वो जिद करके बैठ गई, वो जाने को तैयार ही नहीं थी। तो ऋचा ने भी 4 बाल्टी आंगन में रखी और दीपा और उसके दोनों बच्चों के कपड़े अब छांटने शुरू कर दिए। ऋचा को ऐसे करते देखकर दीपा उसके पास आकर बोली, ये क्या तरीका है भाभी, ये क्या कर रही हो तुम? तो ऋचा ने कहा, आपके और आपके बच्चों के कपड़े अलग कर रही हूँ, क्योंकि मैं आपके कपड़े नहीं सुखाऊंगी। 2 बाल्टी कपड़े सिर्फ आपके और आपके बच्चों के ही हैं और हम 4 लोगों के 2 बाल्टी। तो अगर आप चाहती हो आपके और आपके बच्चों के कपड़े ऊपर छत पर सूखें तो चुपचाप मेरे साथ छत पर चलो। दीपा ने अपनी माँ की तरफ देखा, मम्मी देख रही हो ना इसके तेवर? तो सुमन जी ने कहा, बहू ये क्या बात हुई, तुमसे कपड़े छत पर नहीं सुखाए जाते क्या? तुम कुछ ज्यादा ही नाजुक कली बन गई हो क्या? ऋचा ने अपनी सास की तरफ देखकर कहा, नाजुक कली तो आपकी बेटी बन गई है माँ जी, मैं तो छत पर जा ही रही हूँ, लेकिन इतनी तेज धूप में मैं अकेले 4 बाल्टी कपड़े कैसे डाल सकती हूँ? और अगर आपकी बेटी को टैनिंग हो जाएगी तो क्या मुझे नहीं होगी क्या? तभी अनिल जी घर के अंदर आए और आंगन में बाल्टी रखी देखकर बोले, ये क्या है भाई, ये बाल्टी यहाँ क्यों रखी है? तो ऋचा ने कहा, पापा जी मैं दीदी से कह रही हूँ कि मेरे साथ छत पर चलो कपड़े सुखाने के लिए, लेकिन दीदी नहीं जा रही। तो अनिल जी ने अपनी बेटी की तरफ देखकर कहा, क्यों दीपा, क्यों नहीं जा रही? चली जाना, इतनी तेज धूप में क्या ये अकेली सारे कपड़े सुखाएगी? 4 बाल्टी कपड़े हैं, कहाँ तक सुखाएगी ये? तो दीपा कुछ कहती उससे पहले ही सुमन जी बोली, बेटियां मेहमान होती हैं जी, और बहू तुम मेहमान से काम करवा रही हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? तेरी माँ ने तुझे यही सिखाया है क्या? अरे कुछ सिखाया या नहीं सिखाया कि घर की बेटियां मेहमान होती हैं और उनसे काम नहीं कराया जाता? तभी ऋचा ने अपनी सास की तरफ देखकर कहा, सिखाया है ना माँ जी, मेरी माँ ने बताया है मुझे, मेहमान केवल 2-3 दिन का ही होता है, लेकिन जब वो 4 दिन से ज्यादा रुक जाए तो घर का ही हिस्सा बन जाता है। और दीदी तो वैसे भी घर का ही हिस्सा है, इस घर की बेटी है, तो फिर अपने ही घर में काम करने में कैसी शर्म? आप बताओ जरा। मम्मी जी, दीदी को यहाँ पर आए हुए कितना समय हो गया?
अब सुमन जी चुप हो गईं और दीपा ने जल्दी से बाल्टी उठाई और छत पर जाते हुए बोली, अब चलो छत पर, जा रही हूं ना मैं आपके साथ। तो ऋचा भी दीपा के साथ छत पर चली गई। दीपा ने जल्दी जल्दी सारे कपड़े सुखाए और नीचे आ गई। उसको ऋचा की इस बात पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन सोच नहीं पा रही थी कि उसे क्या करना चाहिए इस समय पर, क्योंकि वो जब भी ऋचा को परेशान करने का सोचती तब उस पर ही उसकी बात उल्टी पड़ जाती। एक दिन ऋचा पूरी रसोई साफ करके बाहर निकली ही थी कि दीपा ने ले जाकर सिंक में अपने झूठे बर्तन रख दिए। तो ऋचा ने दीपा का हाथ पकड़ा और सिंक के पास ले जाकर बोली, ये सिंक खाली थी ना दीदी, इसमें एक भी बर्तन नहीं था ना, आपने इसमें अपने बर्तन रखे हैं तो अब आप ये धोकर रखेंगी। तो दीपा ऋचा से अपने हाथ छुड़ाने लगी और बोली, मैं क्यों धोऊंगी, मैं किसी की नौकर नहीं हूँ, ये तुम्हारा काम है। तभी ऋचा ने कहा, मैं भी किसी की नौकर नहीं हूँ, इस घर की बहू हूँ, सारे काम की जिम्मेदारी मेरी ही नहीं है। अब जो सिंक में बर्तन रखेगा वही धोकर रखेगा। यहाँ कोई आपके ससुराल से काम वाली नहीं आई है जो यहाँ पर आकर बर्तन धोकर रख जाएगी। आपको अपने बर्तन खुद धोने पड़ेंगे। ऋचा दीपा के साथ वही सिंक के पास खड़ी रही। दीपा को वहां से जाने नहीं दिया, तो मजबूरन उसको अपने झूठे बर्तन धोने ही पड़े। बर्तन धोने के बाद वो पैर पटकती हुई अपनी माँ सुमन जी के पास जाकर बैठ गई और बड़बड़ाने लगी, ये खुद को समझते क्या है माँ, 2 महीने हो गए इस घर में आए हुए, इसे अपने रंग दिखाने लगी है, हर समय बस अपना रौब झाड़ती रहती है। अरे मम्मी, क्या पसंद करके लेकर आई हो आप इसे, पसंद करते टाइम आपने क्या देखा था इसमें, ये मेरे से काम करवाती है। उसकी बात सुनकर सुमन जी उसे चुप करते हुए बोली, आज तो तू मोहित को आने ही दे, फिर देखना, फिर इसको वो कैसे बताएगा, अब वही सुधारेगा इसको। दीपा ने अपनी माँ से रोते हुए कहा, कुछ नहीं करेगा माँ वो, आपने उस दिन सुना नहीं था क्या, उसने कहा था ना आपसे, क्या कह रहा था वो, कि मुझे इन सब मामलों से कोई लेना देना नहीं है, मुझे इन बातों से दूर रखा करो। तभी सुमन जी बोली, फिर भी आज उससे कहूंगी जरूर, नहीं तो उसके घर वालों को यहाँ बुलाकर कहूंगी। तो दीपा बोली, माँ मैं तो बोलती हूँ आप ना भाभी के मम्मी पापा को यहाँ बुलाओ, अरे उन्हें भी तो पता चले कि उनकी बेटी यहाँ पर क्या गुल खिला रही है। तो सुमन जी ने तुरंत उठकर ऋचा के घर वालों को फोन लगा दिया और शाम को घर आने के लिए कहा। बोला कि कुछ जरूरी काम है, इसलिए आपको आज शाम को जरूर घर पर आना है। शाम में जब ऋचा के घर वाले आए तब तक मोहित भी ऑफिस से आ चुका था। सब एक साथ बैठे हुए थे। तो ऋचा की मम्मी ने कहा, बहन जी बताइए ना, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है, कौन सी जरूरी बात करनी है आपको। तभी दीपा खड़े होते हुए कहा, अरे आंटी जी, मम्मी क्या बताएंगी आपको, मैं बताती हूँ आपको। आपने अपनी बेटी को क्या संस्कार दिए हैं, ये अपनी ननद से घर का काम करवाती है, आपकी बेटी मेरे से बर्तन धुलवाती है, कपड़े ऊपर छत पर डलवाती है, कपड़े फोल्ड करवाती है, और तो और अगर मेरा बाहर खाने का मन हो तो मना कर देती है, नहीं मंगवाने देती, ऊपर से मेरे से बदतमीजी से बात करती है और हर बात का पलट कर जवाब देती है। ये सब सुनकर ऋचा की मम्मी ने कहा, बेटा मुझे ये बताओ, क्या ये पूरे घर के बर्तन आपसे धुलवाती है, क्या आप सबके कपड़े आपसे ही फोल्ड करवाती है, क्या छत पर आप ही सबके कपड़े फैलाती हो, क्या मेरी बेटी कोई काम नहीं करती, सारा दिन बैठी रहती है, आराम करती है। अब इन सब बातों का दीपा के पास कोई जवाब नहीं था। जब वो चुप रही तो ऋचा की माँ बोली, अच्छा चलो ये सब भी छोड़ो, आप शादीशुदा हो ना, आपके 2 बच्चे भी हैं, आपका अपना परिवार भी है, तो 2 महीने से आप अपने मायके में क्या कर रही हो। देखो वैसे मुझे ये सब बोलने का हक तो नहीं है, लेकिन बेटा आपने मेरी बेटे के ऊपर उंगली उठाई है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। आपने मेरी परवरिश पर उंगली उठाई है, अब इसीलिए मैं बोल रही हूँ, क्योंकि बात अब मेरी इज्जत पर आ गई है, इसीलिए मैं अब बोल रही हूँ। हाँ, जब 2 महीने से आप यहाँ पर बैठी हो तो अगर घर के 2-4 काम करवा दोगी तो क्या बिगड़ जाएगा बेटा, ये आपका भी तो घर है ना। अगर तुम 2-4 दिन के लिए आती
तो वो पागल नहीं है जो तुमसे काम करने की बोलती, लेकिन जब इतने दिन रुक रही हो तो घर में काम तो बढ़ता ही है ना। फिर तुम 3 लोग हो तो घर में कितना काम बढ़ रहा है। अगर थोड़ा बहुत तुम उसकी सहायता करवा दोगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा। फिर उसने कौन सा तुमसे अपना काम करवा लिया है। अगर तुम अपना ही थोड़ा बहुत काम कर दोगी तो क्या बिगड़ जाएगा। तभी सुमन जी गुस्से में मोहित की तरफ देखते हुए बोली, तू कैसा चुप होकर देख रहा है बेशर्म, और कितनी बेइज्जती करवाएगा हमारी, कुछ तो बोल। तो मोहित चिल्लाते हुए बोला, क्या इन लोगों को बुलाने से पहले आप लोगों ने मेरे से एक बार भी पूछा था। और दीदी, अगर आपने अपने ही झूठे बर्तन धो दिए तो क्या गलत कर दिया, इसमें कौन सा बड़ा पहाड़ तोड़ दिया है। बात खाना ऑर्डर करने की रही तो जब ऋचा खाना बना रही थी तब आपने क्यों नहीं बताया कि आप घर का खाना नहीं खाना चाहती हैं, आपको बाजार का खाना खाना है, इसलिए मेरे लिए मत बनाना। बनने के बाद ही क्यों बोलती हो आप, मुझे खाना नहीं खाना, मैं ऑर्डर करके मंगा रही हूँ। और हाँ, आंटी गलत नहीं कह रही हैं, 2 महीने हो गए हैं आपको यहाँ रहते हुए। 2 महीने में मेहमान नहीं रहता, वो घर का ही हिस्सा बन जाता है। तभी दीपा ने ऋचा की तरफ देखकर कहा, पड़ गया ना अब तो चैन, मेरे भाई को अपने वश में करके। तुम यही चाह रही थी ना कि मेरा भाई तुम्हारी ही जुबान बोले, बस अब तो खूब खुश हो रही होगी तुम। ऋचा ने दीपा की तरफ देखकर गुस्से से कहा, दीदी मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया, इससे ज्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मैंने आज तक आपके भाई से इस घर के लिए, आपके लिए, माँ जी के लिए एक शब्द भी नहीं बोला। आप दोनों के खिलाफ मैंने एक भी बात नहीं बोली है इनको। आपके ससुराल वालों की सबकी वीडियो कॉल आती है आपके पास, सबसे बात करती हो आप, फिर आप अपने घर क्यों नहीं जाती हो। अब ऐसा है, आप अपने ससुराल का रास्ता नापो। आज के बाद मैं आपका अब कोई काम नहीं करने वाली हूँ। हाँ, आप लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, मेरे मम्मी पापा को इस मैटर में बीच में बुलाकर और उनकी बेइज्जती करके। मुझे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। तो दीपा पैर पटकती हुई बोली, हाँ, जा रही हूं मैं। वैसे भी मुझे पसंद भी नहीं है यहाँ पर रहना, और तुम्हारे साथ रहना तो बिल्कुल भी नहीं। इससे अच्छा तो मैं अपने ससुराल में ही थी। तभी ऋचा ने कहा, ठीक है, मैंने भी तो नहीं कहा ना आपसे कि आप यहाँ रह जाइए, यहाँ रुक जाइए। तो दीपा गुस्से में जाकर अपना अब बैग पैक करने लगी। वो अपना सामान निकालने लगी। फिर अपनी माँ से आकर बोली, मम्मी मैं जा रही हूँ, मुझे यहाँ नहीं रहना। तभी मोहित ने अपनी माँ की तरफ देखा तो उसकी गुस्से से भरी आंखों को देखकर उसकी माँ सुमन जी डर गईं और बोली, हाँ बेटा तू जा, लड़की अपने ससुराल में ही अच्छी लगती है, अपने घर में ही अच्छी लगती है, मेहमान कभी कभी ही अच्छे लगते हैं घर में। ये कहते हुए सुमन जी दीपा को अंदर ले गईं और उसे समझाते हुए बोली, बेटा देख, मायका हमेशा भाई भाभी से ही होता है। मैंने तुम्हारा हर गलती में साथ दिया है, हर गलती में तुझे बढ़ावा दिया है, पर अब तेरी भाभी तेरी यहाँ नहीं चलने देगी। इसलिए जाने से पहले अपनी भाभी से प्यार से बात करके जाना, क्योंकि मैं और तेरे पापा अब कब तक रहेंगे। आखिर निभाना तो तुझे तेरी भाभी के साथ ही होगा ना, क्योंकि हर त्योहार पर इन्हीं के पास तो तुझे आना होगा ना। और अब बेटा नादानी छोड़कर तू अपना घर भी हंसी खुशी से बसा ले। ऐसे जिंदगी में पार नहीं पड़ती है बेटा। कब तक तू ऐसे मायके में ही रहेगी। ससुराल तो तुझे जाना ही पड़ेगा, वहां जाकर तुझे काम करना तो पड़ेगा ही ना। और वहां तेरी ननद तेरे साथ अगर ऐसा करेगी तो बता ना तुझे कैसा लगेगा। इसलिए अपनी भाभी की जगह तू खुद को रख कर देख। बेटा तेरी भाभी गलत नहीं है। ये सुनकर दीपा की आंखें भर आईं। वो बाहर आई और ऋचा को गले लगाते हुए बोली, जो गलती हुई है उसे भूल चूक समझकर माफ कर देना भाभी, पर मेरा मायका कभी छूटने मत देना। ये सुनकर ऋचा की भी आंखें भर आईं। उसने कहा, बिल्कुल नहीं दीदी, बस मुझे आपको सही रास्ते पर लाना था। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, बस इतना ही काफी है हमारे लिए। अब आपके मायके के दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले हुए हैं, जब आपका मन हो तब आप आ सकती हैं। ये सुनकर दीपा के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो खुशी खुशी अपने ससुराल के लिए चली गई। इधर सुमन जी ने ऋचा के मम्मी पापा से भी माफी मांगी तो उन्होंने हंसते हुए कह दिया, अरे कोई बात नहीं बहन जी, दोनों ही बेटियां अपनी हैं, बस दोनों का घर ढंग से बसा रहे, हमें और क्या चाहिए। अब हम भी चलते हैं।
तो दोस्तों, आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह की दूसरी कहानी में। तब तक के लिए जय श्री राधे।